नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्तादारी प्रथा कि आखिर में इक्तादारी प्रथा है क्या। ठीक है, ये हमारा क्लास 11 का सेमेस्टर 2 चैप्टर 1 का एक टॉपिक है इक्तादारी प्रथा। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, आपके बुक में तो इक्तादारी प्रथा दिया हुआ है, लेकिन अच्छे से समझना भी जरूरी है। बिना समझे हम लोग जो है इक्तादारी प्रथा को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लोग को इक्तादारी प्रथा के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इक्तादारी प्रथा आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले है कि इक्तादारी प्रथा। ठीक है, अब देखिए इक्तादारी प्रथा है क्या। तो देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्तादारी प्रथा को किसने चालू किया, ठीक है, और क्यों चालू किया। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर में पूछा जा सकता है कि इक्तादारों के क्या कार्य थे। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं सारे पहलू को जो है अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसने चालू किया, उससे पहले ये इक्तादारी प्रथा कैसे और किसने चालू किया था, सारे तथ्यों को आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज पढ़ने वाले कि इक्तादारी प्रथा को किसने चालू किया। तो इक्तादारी प्रथा को जो है इल्तुतमिश ने चालू किया था। ठीक है, किसने चालू किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने चालू किया था तकरीबन 1226 ईस्वी के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इक्तादारी प्रथा है ये कौन सा दरबार में होता था या कौन सा शासनकाल का ये प्रथा है। तो दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानों का जो है ये एक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इक्तादारी प्रथा होता क्या है। तो देखिए, इक्तादारी प्रथा उन्हें दिया जाता था, मान के चलिए इक्तादारी प्रथा क्यों चालू किया गया, ये तो एक रीजन है ही, मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, इक्ता है क्या वो भी जान लीजिए। तो इक्ता है क्या, इक्ता का मतलब होता है प्रांत। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है प्रांत। जैसे जिला होता है उसी टाइप का उस समय एक प्रांत, आज भी प्रांत है, थोड़ा जिला से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जिला, जैसे हमारा जो भी एक जिला है, ठीक है, उसमें जो है प्रशासन के तौर पर किसी को नियुक्त कर दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि आसान भाषा में मान लीजिए कोई बड़ा भूभाग है, ठीक है, किसी बड़े राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, किसी बड़े भूभाग या किसी बड़े राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसे हम लोग प्रांत के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रांत का मतलब ही होता है इक्ता। ठीक है, किसी बड़े भूभाग को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग इक्ता कहते हैं। ठीक है, और उस इक्ता यानी उस प्रांत की जिम्मेदारी जिसे दिया जाता है और वो जो जिम्मेदारी धारण करने वाले हैं उन्हें हम लोग इक्तादार के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो बड़े बड़े राज्य या भूखंड को छोटे बड़े, मानिए छोटे छोटे या छोटे बड़े भागों में बांटने को ही इक्ता कहा जाता है। और इस छोटे भाग की जिम्मेदारी जिसे दी जाती है या जो इस छोटे भाग को धारण करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग इक्तादार कहते हैं। यानी कि इस छोटे भूभाग का शासक मान लीजिए या जिम्मेदारी उठाने वाले को हम लोग इक्तादार कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये तो हो गया
जो धारण करते हैं छोटे प्रांत, तो बड़े भूखंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना इक्ता कहलाता है। और उस इक्ता को जो धारण करता है जो व्यक्ति, वहां का जिम्मेदारी लेगा, यानी कि इस इक्ता को जो धारण करेगा या उसका जो मालिक बनेगा उसे हम लोग इक्तादार कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्यों दिया जाता, तो वेतन के बदले, ये जो है वेतन के बदले, इक्तादारी प्रथा क्या है, वेतन के बदले जो है जमींदारी दी जाती थी, यानी इक्ता दी जाती थी। ठीक है, वेतन के बदले जो है इक्ता दी जाती थी। अब ये इक्ता कितने प्रकार का है, तो इक्ता हो गया दो प्रकार का। ठीक है, एक हो गया प्रांत स्तर में छोटे इक्ते और बड़े इक्ते। ठीक है, बड़ा इक्ता जो है वो अमीर व्यक्ति जो अमीर हुआ करते थे, ठीक है, उसे दिए जाते थे। छोटा इक्ता सैनिकों को दी जाती थी। बड़े इक्ता ये तो हम बताएंगे ही, बड़ा इक्ता छोटा इक्ता। उससे पहले आप लोग जान लीजिए उसके बारे में कि ये इल्तुतमिश था कौन, और इसे जो है मतलब इसने इक्तादारी प्रथा को क्यों चालू किया, ये भी जान लीजिए। तो देखिए क्या था कि आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद गौरी का नाम, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का ये जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे ही जो है पहले इक्ता दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है इसका दामाद, इसी का दामाद होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम है। ठीक है, याद रखिएगा, वही मोहम्मद गौरी जिसका लड़ाई होता है 1191 में और 92 में, पृथ्वीराज चौहान वाला तराइन का युद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए कुतुब मीनार का निर्माता कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुब मीनार को जो है पूरा नहीं बना सका, पूरा कौन बनाता है, तो इल्तुतमिश। ठीक है, खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा, वहां नहीं जाएंगे। तो जान लीजिए मोहम्मद गौरी का गुलाम है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को सबसे पहले जो है इक्ता प्रदान किया गया था। ठीक है, हिस्सी का इक्ता बनाया गया था जो हरियाणा में है। ठीक है, फिर अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा जाता है। कहीं पे लिखा जाता है जो कोहराम का शासक है, आपके जैसे निर्मल प्रकाशन बुक में दिया हुआ है कोहराम का शासक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कोहराम का या हिस्सी कहें, वहां का जो है गवर्नर या फिर जो है इक्ता प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश जो है, जो दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले ये बदायूं का जो है इक्तादार था। कहां का, तो बदायूं का इक्तादार था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले कहां का इक्तादार था, तो कहां का था या सूबेदार था, तो बदायूं का, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको जानना बहुत जरूरी था। सबसे पहले जो है इक्ता किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम है। ठीक है, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद है जिसका नाम है इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था या बदायूं का इक्तादार था। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहां तक प्रश्न क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है जैसे कि इक्तादारी प्रथा को किसने चालू किया या किसके समय में चालू हुआ, तो इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से 1226 में। क्यों चालू किया गया, तो कारण क्या है, क्यों चालू किया गया उसको अभी हम लोग समझेंगे। पहला नंबर इक्ता, इक्ता क्या है समझ में आ गया, बड़े भूखंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, वही इक्ता कहलाता है। और जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, जो जिम्मेदारी को धारण करते हैं उसे इक्तादार कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। अब क्यों किया गया वो सुनिए। तो देखिए
जब भी कोई राज्यों को जीता जाता था, जब कोई राज्यों को जीता जाता था, तो जीतने के बाद जो शासन करने में दिक्कत होता था। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रांत है, बड़ा राज्य है, इसको जीत लिए, तो कोई अकेले केंद्र सत्ताधारी यानी कि राजा या सुल्तान क्या करते थे, वो यहां से शासन नहीं कर पाते थे। तो शासन नहीं करने के कारण क्या होता था कि शासन नहीं करने के कारण ठीक तरह से राजस्व को वसूला नहीं जा सकता था। ठीक है, राज्य की देख रेख नहीं की जाती। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रांतों को छोटे छोटे भूखंडों में बांटना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और वहां पर इस छोटे छोटे प्रांत, यही प्रांत इक्ता कहलाते हैं, और इस प्रांत की जिम्मेदारी जिसे दी जाती थी और जिम्मेदारी को जो धारण करते थे उसे इक्तादार कहे जाते थे। अब ये जो इक्तादार थे वो क्या करते थे कि अपना सैलरी या अपना वेतन उठा करके जो भी कुछ बचता था, ठीक है, ठीक है, उसे क्या किया करते थे, वो सुल्तान के पास भेज दिया करते थे। अब इक्तादार का कार्य क्या है, तो इक्तादार क्या करते थे कि उस जो भी प्रांत है वहां से राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है, ठीक है, उस राज्य की सुरक्षा करते थे, उस राज्य की देखरेख करते थे। ठीक है, और उन राज्य को राज्य में जो भी सैलरी उठाकर जो भी पैसा बचता था वो सुल्तान को भेज दिया करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आइए हम लोग किताब के माध्यम से थोड़े समझते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो आपको भी थोड़ा। तो देखिए, मैंने कहा था कि देखिए दिल्ली सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत में जो इक्तादारी प्रथा चालू किया गया था। अब इक्तादारी प्रथा क्या है कि जो भी दिल्ली सल्तनत में जो प्रांतीय शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ, इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने उठाया जब उसने इक्तादारी प्रथा का विकास किया। ठीक है, इक्तादारी प्रथा क्या है आपको पता ही है कि अनेक राज्य छोटे बड़े भूखंडों में विभक्त कर दिया गया, इसे इक्ता कहे जाते थे। ठीक है, और जो भी इसे धारण करते थे उसे इक्तादार कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए यहां पर समझने वाला चीज है। इस आधार पर इक्ता प्रथा का अर्थ है कि कृषि उपज का एक निश्चित भाग सुल्तान को देने के लिए बाध्य थे। ठीक है, ये तो हो गया, खैर इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए भारत में जो भी विजय के पश्चात तुर्कों के समक्ष ये जो इल्तुतमिश है ये तुर्की है, याद रखिएगा। तुर्कों के समक्ष प्रमुख समस्या जो भी विजय प्रदेश यानी विजित बने होता है, विजय प्रदेशों पर नियंत्रित स्थापित रखने तथा वहां से राजस्व वसूली की रही। अब देखिए जो भी तुर्कों ने क्या किया कि भारत पर विजय प्रांतों पर भारत को तो जीत लिया, मैंने कहा जीतने के बाद जो भी उस प्रांत पर शासन करना, उस पर नियंत्रण करना ताकि राजस्व वसूली करने पर समस्या उत्पन्न हो गया। तो इससे उन्होंने क्या किया कि इस समस्या का समाधान के लिए तुर्क सुल्तान ने जो भी जीते गए प्रदेश है उस पे इक्ता के रूप में देना प्रारंभ किया, तथा इस इक्ता का जो भी धारण करते थे उसे हम लोग इक्तादार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इक्तादारी प्रथा का मकसद या उद्देश्य था राजस्व वसूली करना। ठीक है, अब देखिए इक्तादारी प्रथा दो श्रेणियों में बटा हुआ था, मैंने आपको कहा। पहला प्रांत स्तर पर इक्ताएं एवं छोटी इक्ताएं। अब जब प्रांत स्तर पर जो भी इक्ताएं होते थे वो बड़े इक्ताएं होते थे। ठीक है, वो उच्च अमीर को प्रांत स्तर पर इक्ताएं दी जाती थी। ठीक है, जिससे इक्तादारों को ये जो बड़े इक्तादार थे इसका काम प्रशासनिक कार्य भी होता था, राजस्व वसूली संबंधी कार्य होते थे, सैनिक का उत्तरदायित्व तो करना भी इनका कार्य था। ठीक है, जो भी अपनी इक्ताओं में वो अपना तथा सैनिकों का वेतन काट कर जो भी शेष धनराशि बच जाते थे वो धनराशि को सुल्तान के पास वो भेज देते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटा इक्ता क्या है कि छोटा इक्ता में इक्ताएं सुल्तान द्वारा नियुक्त सैनिकों को वेतन के बदले दी जाती थी। ठीक है,
तो छोटा इक्ता में क्या होता था कि सैनिकों को जो है वेतन के बदले जो है छोटी इक्ता दी जाती थी, ताकि वो अपने जो भी प्रांत से राजस्व वसूली करके वो सुल्तान के पास भेज दिया करते थे, अपना जो वेतन रख करके बाकी जो बचता था वो सुल्तान के पास भेज दिया करते थे, जो भी शेष धनराशि बचते थे। यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जो बड़े इक्ता के दो श्रेणियां थी, एक है प्रांत स्तर पर बड़ी इक्ता में जो है सारे काम किया करते थे, ठीक है, उसमें जो है अमीरों को जो है ये इक्ताएं मिलती थी। बड़ी इक्ता किसको मिलती थी? अमीरों को। उसका काम केवल राजस्व वसूली ही नहीं रहा, बल्कि जो प्रशासनिक कार्य भी अमीरों को करना पड़ता था, राजस्व संबंधी कार्य भी करना पड़ता था, ठीक है, सैनिक के उत्तरदायित्व भी करने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन जो छोटा इक्ता मिलता था वो केवल सैनिक को मिलता था वेतन के बदले। वेतन तो सैनिक को नहीं दिया जाता था, बल्कि इक्ता दी जाती थी, ठीक है। और वो सैनिक क्या करता था, वहां से भू राजस्व वसूली करता था, अपना वेतन रख लेता था, और बाकी जो भी बचता था वो सुल्तान के पास भेज दिया करता था। यहां तक क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब देखिए उसके बाद देखिए एक खालसा भूमि भी हुआ करती थी, ठीक है। खालसा भूमि का काम क्या था कि जो भी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र हैं, वहां से, दोआब का मतलब आप लोग जानते हैं, देखिए दोआब यहां पे है। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि। जब एक बड़ी नदी से कोई और एक उसकी सहायक नदी मिलती है, तो उस नदियों के बीच में एक गैप बन जाता है, दो नदियों के बीच में। तो वो जो दो नदियों के बीच में जो गैप बनता है उसी को दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से भी जो है भूमि यानी कि उस क्षेत्रों से जो है खालसा भूमि का मतलब हुआ है कि गंगा यमुना यानी कि जो नदी दोआब क्षेत्र है वहां से राजस्व वसूली की जाती थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम, मैंने आपको बोला था कोहराम हिस्सी इस जगह का जो है इक्ता मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश जो है, उसको इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले बदायूं का शासक था, ठीक है, यानी कि बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का इक्तादार था, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्तादारों के क्या कार्य है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए इक्तादारों के कार्य। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाना चाहता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इक्तादार से इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने और क्यों की? आपको पता है इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में की। क्यों की? भू राजस्व के लिए। क्योंकि पहला हो गया भू राजस्व के लिए, और एक बता देते हैं कि जब इल्तुतमिश के द्वारा जब भी कभी बड़े जो भी विजय भारत में विजय प्रांतों को, मतलब जो प्रांत इन्होंने जीता उसमें जो है नियंत्रण करने में जो है असुविधा आ रही थी, ठीक है, राजस्व वसूली करने में नियंत्रण आ रहे थे, इसलिए इल्तुतमिश ने बड़े भूखंडों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना प्रारंभ किया, और इसकी जिम्मेदारी जो है इक्तादारों को देना प्रारंभ करते हैं। और क्यों देना प्रारंभ करते हैं? ताकि उस वहां से जो है भू राजस्व प्राप्त किया जा सके, उस प्रांतों की सुरक्षा की जा सके, उस प्रांतों पर नियंत्रण रखा जा सके, ठीक है। इसलिए है जो है इल्तुतमिश ने बड़े बड़े भूखंडों को जो है छोटे छोटे खंडों में बांटना प्रारंभ किया, जिसे इक्ता कहा जाता है। और उस प्रांतों की जिम्मेदारी जिसे दी जाती है, और उस प्रांत की जिम्मेदारी को जो धारण करते हैं उसे इक्तादार कहे जाते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि राजस्व की वसूली के लिए, प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है कि दिल्ली 11 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों के क्या कार्य थे? कार्यों का वर्णन करो। तो इक्तादार के कार्यों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इक्तादार का पहला कार्य है राजस्व वसूली करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या हो जाता है? प्रशासनिक संबंधी कार्य करना, ठीक है।
तीसरा कार्य है सैनिक के उत्तरदायित्व को निभाना। ठीक है, पहला कार्य हो गया कौन सा, राजस्व संबंधी कार्य करना। दूसरा प्रशासनिक कार्य करना। ठीक है, इक्तादारों का पहला कार्य है राजस्व संबंधी कार्य करना। दूसरा है इक्तादारों का कार्य प्रशासनिक संबंधी कार्य करना। तीसरा कार्य है सैनिक के उत्तरदायित्व संबंधी कार्य करना। ठीक है, चौथा कार्य है प्रांतों पर नियंत्रण करना। पांचवा कार्य है सैनिक को वेतन देना। ठीक है, छठा कार्य है प्रांतों की सुरक्षा करना। ठीक है, छठा कार्य है कि वहां जो भी कुछ राजस्व की वसूली की जाती है अपने वेतन के तौर पर रख लिया जाता है, कुछ सैनिकों को वेतन दिया जाता है और जो शेष धनराशि जो भी बच जाते हैं उसे सुल्तान तक भेज दिया जाता था। ठीक है, यह भी कार्य किया जाता था। यानी कि इक्तादारों का छठा नंबर कार्य है कि लेखा जोखा करना। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक मामलों का लेखा जोखा करना भी जो है इक्तादारों का कार्य था। तो यहां तक आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, और एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं हमेशा लगातार जो है आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।